केंद्र सरकार ने महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है, महिला आरक्षण दिया है, जिसमें अब महिलाओं की हिस्सेदारी राजनीति में पक्की हो जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश बहादुर जी मौजूद हैं। सर, ये जो आरक्षण लागू करा गया है केंद्र सरकार की तरफ से, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, महिला आरक्षण की मांग बहुत पहले से की जा रही थी और किन्हीं न किसी कारणों से ये विधेयक पारित नहीं हो पाता था। आज जब विधेयक पारित हो गया है तो मैं समझता हूँ कि सभी राजनीतिक दलों को इसका स्वागत करना चाहिए। अच्छी बात हुई है, कब हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, कितनी देर से हुई, इस पे बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आज इस बात पे खुशी होनी चाहिए कि कम से कम हमारे देश की आधाई आबादी को उनका अधिकार मिला है। किसने दिया, क्यों दिया, कब दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। इसलिए दिया कि उसको आगामी लोकसभा चुनाव में उसका लाभ मिल सके, जो उसको लाभ का फ़ायदा उठा सके। अब इन सब चीज़ों पर बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा मानना है कि इससे पहले आप देखेंगे, पिछले चुनाव में श्रीमती प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया है, लड़की हूँ तो लड़ सकती हूँ, और उस लड़की हूँ लड़ सकती के नारे के तहत उन्होंने विधानसभा चुनाव में, आपने देखा होगा, 1/3 से ज़्यादा महिला उम्मीदवार अपने प्रत्याशी जो है उतारे थे विधानसभा चुनाव में। मैं समझता हूँ कि इसकी शुरुआत तो कांग्रेस पार्टी ने पहले ही कर दी थी, फिर इस पर हो हल्ला क्यों? या इसके बहुत पहले महिला आरक्षण के विधेयक की बात की गई थी, नहीं पारित हो पाया, कोई बात नहीं पारित। लेकिन अब उस पर विधवा विलाप नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि अब इस महिला विधेयक का स्वागत किया जाना चाहिए। अब इसको भाजपा ने किया, प्रधानमंत्री मोदी ने किया, और मोदी जिसका श्रेय ले रहे हैं तो आप लेने दीजिए भाई। जो भी विधेयक लाएगा, जो भी महिला सब की बात करेगा, उसका श्रेय लेगा ही। लेकिन ये मैं समझता हूँ सभी दलों के हित की बात है, और राष्ट्रीय दल खास करके भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही इस विधेयक से बहुत ही खुश होंगे। हाँ, क्षेत्रीय दलों में जरूर नाराज़गी हो सकती है। सर, तमाम पार्टियों ने स्वागत करा है, कांग्रेस ने भी स्वागत करा है, समाजवादी पार्टी ने भी स्वागत करा है इस बिल का। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है, 27 साल बाद क्यों कांग्रेस ने भी ये बिल एक बार लाई थी पार्लियामेंट में, लेकिन पास नहीं हो पाया था? देखिए, उस समय एक बहुमत की भी बात हुआ करती थी, और अब देखिए सभी राजनीतिक दल बहुत पहले से 1/3, 1/3 जो है विधायकों को या 1/3 महिला को प्रत्याशी बनाने की बात करते थे और हमेशा करते आते थे। लेकिन आप देखिए, कभी किसी क्षेत्रीय दल ने या किसी दल ने कभी भी इसकी इस मामले में अपनी वो नैतिकता नहीं दिखाई या साहस नहीं दिखाई, ये कहिए कि अपने को साफ रूप से स्पष्ट नहीं किया। मेरा मानना है कि अब जब भी हुआ, कम से कम क्षेत्रीय दलों को इस मामले में जरूर आपत्ति थी जो 1/3 महिला विधायक दिया जाए, महिला विधायकों को आरक्षण दिया जाए या महिला प्रत्याशियों को आरक्षण दिया जाए। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि अब एक स्वागत करने के, जब देश की आधी आबादी है और आधी आबादी बहुत प्रमुख होती है और चुनाव में बहुत बड़ा उसका योगदान होता है, तो जाहिर सी बात है सभी राजनीतिक दल इसका जो है स्वागत करेंगे। लेकिन हाँ, पहले हम लोग बात करते थे, अपने घोषणा पत्र में शामिल करते थे, जैसे आपने देखा होगा कि कभी भी चर्चा होती है अपराधियों को टिकट नहीं दिया जाएगा, हम अपराधियों को अपनी पार्टी से टिकट नहीं देंगे। लेकिन जब पार्टी की लिस्ट आती थी तो आज तक आप देखिए, या वर्तमान विधानसभा देखिए, लोकसभा देखिए, 1/3 से ज़्यादा तो अपराधी हैं जिनका आपराधिक इतिहास रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी रूप में सभी राजनीतिक दल, ये होता था कि इन पर अपराध सिद्ध नहीं हुआ, अभी इन पर सिर्फ FIR हुई है, अभी विवेचना नहीं हुई है। ये सब तरीके ला करके कहीं न कहीं अपराधियों को भी समावेश उनका राजनीति में करा देते थे और पार्टी का टिकट भी देते थे, क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं था, ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी। आज महिला विधेयक के आ जाने से अब सभी राजनीतिक दलों की बाध्यता हो गई है कि 1/3, 1/3 प्रत्याशी महिला प्रत्याशियों विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में दें। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा कदम है, महिलाओं को सशक्त करने में या उनको स्वावलंबी बनाने में एक बढ़िया कदम है, और इस कदम का स्वागत किया जाना चाहिए। श्रेय चाहे जिसको मिले। जाहिर सी बात है, जब प्रधानमंत्री मोदी जी लाए हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी को श्रेय भी मिलना चाहिए। सर, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, जैसे कि आपने पिछले विधानसभा चुनाव में देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हर सीट से 4 कैंडिडेट उम्मीदवार जो अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे थे, तो इस बार लोकसभा चुनाव में भी यही परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं कि काफ़ी कैंडिडेट जो हैं वो तैयारियां कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की। तो अब जैसे 33% जो आरक्षण दिया है, तो इस हिसाब से उत्तर प्रदेश में 26 सीटें जो हैं वो महिलाओं को दी जाएंगी, तो कहीं ना कहीं कुछ गेम तो नहीं बिगड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, इसके दोनों पहलू हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का फ़ायदा भी है तो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में पिछले 10 साल से शासन में है,
उत्तर प्रदेश में भी आप देखिए 17 से शासन में है। कहीं न कहीं हर क्षेत्रों में आप देखिए, हर विधानसभा क्षेत्र में जो सत्तारूढ़ दल होता है, उस सत्तारूढ़ दल के कई प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार रहते हैं। उसमें पुरुष भी होते हैं और महिलाएं भी होती हैं। अभी तक पुरुष प्रधानता थी, पुरुष की तैयारी करते थे, लेकिन भाजपा का एक एडवांटेज भी है। पिछले 10 साल से जब आप देखें केंद्र में सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, तो वहाँ हर विधानसभा क्षेत्रों में महिला प्रत्याशी भी अपनी ताल ठोकने को तैयार थी, क्योंकि उनको उतना ही राजनीतिक संरक्षण मिलता है, राजनीतिक रूप से उनको संवारा जाता था, राजनीतिक रूप से भाजपा उनको प्रश्रय भी देती थी और भाजपा उनको बढ़ाती भी थी। तो जहाँ आप ये कहेंगे कि वहाँ महिला मतलब पुरुष प्रत्याशी हैं, कई प्रत्याशी मैदान थे, उनको झटका लगा हो, जाहिर सी बात है वहीं महिला प्रत्याशियों की भीड़ होगी, तो एक तरह से उनको फ़ायदा होगा अन्य दलों के अलावा महिला प्रत्याशी चुनने में। मैं समझता हूँ इसी फायदे को ही देख करके ये महिला विधायक लाने का एक कारण ये भी हो सकता है कि आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका सबसे बड़ा फायदा मिल सकता है। लेकिन यहाँ मैं भी कहना चाहूँगा, आप देखिए इसकी एक आहट थी, जैसे आपने कहा कितने वर्षों से विधेयक नहीं आ रहा था, फिर भी आप देखिए पिछले विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी ने उसी आहट को देखते हुए, उसी को स्वीकार करते हुए अपने विधानसभा में, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 1/3 मतलब 1/3 महिला प्रत्याशियों को उतार दिया। ठीक है, भले उनको सफलता नहीं मिली, लेकिन कहीं न कहीं महिला प्रत्याशियों को उन्होंने पार्टी के हित में तैयार किया कि पार्टी महिला प्रत्याशियों को चुनाव में उतारने को तैयार है। तो जाहिर सी बात है इस महिला विधायक के आने से भारतीय जनता पार्टी और समस्त कांग्रेस पार्टी पहले से ही तैयार बैठी थी और तैयारी भी कर बैठी थी। हाँ, क्षेत्रीय दलों को जरूर इस बारे में सोचना होगा और महिला प्रत्याशियों को उतारना होगा, उनको आगे बढ़ाना होगा, आगे लाना होगा। सर, केंद्र सरकार ने जो आरक्षण लागू करा है महिलाओं का, क्या राजनीति में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा जब महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी? तो जाहिर सी बात है जब हमारी संसद में 1/3 महिलाएं होंगी तो उनकी आवाज़ उठेगी और उनकी भागीदारी बढ़ेगी। अब वो हमारे विधेयकों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, जो कुछ भी मतलब जितने भी क्रियाकलाप होते थे या संविधान के दायरे में आते थे, उन सब में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। सर, एक आखिरी सवाल, जो आरक्षण लागू करा गया है, आम जनता से जब हमने बात करी इसके बारे में तो उन्होंने कहा है देखिए इसमें भी कहीं ना कहीं जातिगत इसमें आरक्षण देना चाहिए महिलाओं को। देखिए अभी तो मैं समझता हूँ कि महिलाओं में कोई आरक्षण की बात होनी ही नहीं चाहिए। ये बहुत पहले आपको याद होगा कि महिला विधेयक जो बात हो रही थी तो कहीं न कहीं बहुत लेट शरद यादव जी थे। शरद यादव उसके पक्षधर नहीं थे। शरद यादव का मानना था अगर विधेयक आ जाएगा, महिला विधेयक आ जाएगा तो उसमें प्रकटीय महिलाओं को ज़्यादा अवसर मिलेगा और हमारे गांव देश की महिलाओं को सम्मान नहीं मिलेगा। क्योंकि वो मैं समझता हूँ उनका मानना था, जो जानते भी थे कि शायद पढ़ी लिखी महिलाएँ जो भाजपा जनता पार्टी में, इन महिलाओं को ही ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी और उन लोगों को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। मैं समझता हूँ या आगे देखिए हो सकता है कि इसमें भी एक आरक्षण की प्रक्रिया लागू की जाए और गरीबों को, दलितों को, वंचितों को, शोषितों महिलाओं को भी अवसर प्रदान किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेश बहादुर जी मौजूद थे, जिन्होंने कहा है कि हाँ, ये एक ऐतिहासिक फैसला है और महिलाओं की जब भूमिका राजनीति में बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं राजनीति में भी बदलाव देखने को मिलेगा। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।